पिक्चर दिस, आप एक कंपनी के सीईओ हो, टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, बोर्ड मीटिंग में बॉस कहता है नंबर्स चाहिए, एक्सक्यूजेस नहीं, स्टॉक प्राइस मेंटेन करना है और इन्वेस्टर्स को भी खुश रखना है। आप सोचते हो कि बस एक क्वार्टर की बात है, थोड़े से नंबर ट्वीक कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक क्वार्टर बन जाता है 3 साल और जब सच सामने आता है तब 1123 करोड़ रुपीस का स्कैम एक्सपोज होता है। थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता है और एम्प्लॉयज की जॉब्स भी चली जाती है। ये है रिको इंडिया की कहानी, कैसे एक जापानीज एमएनसी की इंडियन सब्सिडरी ने कॉर्पोरेट फ्रॉड का मास्टर क्लास दिया, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को फूल किया और फिर कैसे एसिस से कंप्लीट डिफरेंट आइडेंटिटी के साथ वापस आए। रिको जापान की स्टोरी 1936 में शुरू होती है। प्रिंटिंग एंड ऑफिस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, कॉपियर, प्रिंटर्स, सब कुछ। ग्रेजुअली इंटरनेशनल एक्सपेंशन किया, सक्सेसफुल कंपनी बन गई। 2005 तक $20 बिलियन रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। इंडिया में एंट्री 1993 में हुई आरपीजी रिको लिमिटेड के नाम से। ये जॉइंट वेंचर था आरपीजी इंडस्ट्री और रिको जापान का। लेकिन टाइम के साथ ये पैटर्न फॉलो किया जो मोस्ट एमएनसीज करते हैं, पहले लोकल पार्टनर के साथ स्टार्ट करो और फिर ग्रेजुअली पूरा कंट्रोल ले लो। बाय 2013 ये कंप्लीट सब्सिडरी बन चुकी थी रिको जापान की, मतलब फुल कंट्रोल, कंप्लीट ओवरसाइट और सब कुछ जापानीज पेरेंट कंपनी के हाथ में। 2013-14 तक बिजनेस स्मूथ चल रहा था, लेकिन फिर इंडियन मार्केट में कंपटीशन इंटेंस हो गया था, ग्रोथ प्रेशर आया, रिको जापान से टारगेट आने लगे, एग्रेसिव सेल्स नंबर्स, प्रॉफिट मेंटेन करो, स्टॉक परफॉर्मेंस इंप्रूव करो। इंडियन मैनेजमेंट के पास लिमिटेड ऑप्शंस थे, मार्केट कंडीशंस टफ थे, बट टारगेट रियलिस्टिक नहीं थे। प्रेशर इतना बढ़ गया था कि मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयज पे पास ऑन करना स्टार्ट किया, व्हाटएवर इट टेक्स, नंबर्स अचीव करने हैं, कोई बहाना नहीं चलेगा। यहाँ से साइकोलॉजिकल शिफ्ट शुरू हुआ, एथिक्स वर्सेस परफॉर्मेंस का बैटल, और अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस वॉन। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, कैसे किया ये फ्रॉड। ये एमेच्योर ऑपरेशन नहीं था, सिस्टमैटिक फाइनेंशियल इंजीनियरिंग थी। फेज 1, रेवेन्यू इन्फ्लेशन। पहले फेक सेल्स क्रिएट किए, बोगस इनवॉइसेस बनाए, नॉन एग्जिस्टेंट एड्रेस पर गुड्स डिलीवर किए। मतलब पेपर पे सब परफेक्ट था, परचेज ऑर्डर थे, डिलीवरी रिसीप्ट्स थी, पेमेंट्स थे, बट रियलिटी में कुछ भी नहीं था। बोस कस्टमर्स बनाए, फैंटम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए। फेज 2, इन्वेंट्री मैजिक ट्रिक। इन्वेंट्री ग्रॉसली इन्फ्लेट की है। सपोज एक्चुअल इन्वेंट्री 100 करोड़ की है, बुक्स में 200 करोड़ दिखाया। ऑडिटर्स आएंगे तो फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो, वेयर हाउस में सेम गुड्स को मल्टीपल टाइम्स काउंट करो, एक्सपायर्ड इन्वेंट्री को फ्रेश दिखाओ। फेज 3, द डेट ट्रैप। ये सबसे डेंजरस पार्ट था। रेवेन्यू फेक है तो कैश फ्लो भी फेक ही होगी, रियल मनी कहाँ से लाएंगे ऑपरेशंस रन करने के लिए। डेट लेना पड़ा। कंपनी का डेट देखो, 2014 में 367 करोड़ था, 2016 तक 2345 करोड़ हो गया, और ये सब बिना कोई मेजर इन्वेस्टमेंट के। पैसा कहाँ जा रहा था? फेक ऑपरेशंस फंड करने में, एग्जिस्टिंग डेट सर्विसेज करने में और प्रोबेबली पर्सनल बेनिफिट्स में। फेज 4, कवर अप ऑपरेशंस। जब ऑडिटर्स इन्वेस्टिगेशंस के लिए आते थे तो डॉक्यूमेंटेशन ही गायब कर देते थे। 133 करोड़ की इन्वेंट्री के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मिसिंग, रिसीवेबल्स की डिटेल्स नहीं मिलती थी, बैलेंस शीट कंफर्मेशंस इनकम्प्लीट। अब बात करते हैं की प्लेयर्स इन दिस स्कैम। सबसे पहले आएंगे मनोज कुमार, मल्टीपल हैट्स पहनता था ये, सीएफओ से सीईओ बन गया, पावर कॉन्सेंट्रेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल। दूसरे है अरविंद सिंघल, सीएफओ ड्यूरिंग पीक फ्रॉड ईयर्स, फिनेंस हेड होने के नाते नंबर्स मैनिपुलेशन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब आखिर में आते हैं टेत्सुया टकोना, जापानीज नेशनल एमडी, इंटरनेशनल ओवरसाइट का फेस, बट इंडियन सब्सिडरी को ऑब्वियसली ये प्रॉपर चेक नहीं कर पाया। ये टीम एफर्ट था, सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन के साथ, इंडिविजुअल फ्रॉड नहीं, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रॉड था। अप्रैल 2016 मुंबई में प्राइस वाटर हाउस कॉपर्स यानी पीडब्ल्यूसी के ऑडिटर्स को कुछ फिशी लगा। रेगुलर ऑडिट कर रहे थे लेकिन नंबर्स मैच नहीं हो रहे थे। डीप डाइव किया तो ये पता चला कि बुक्स कंप्लीटली मैनिपुलेटेड है। पीडब्ल्यूसी ने रिपोर्ट सबमिट किया, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर व्यू नहीं दे रहे।
अप्रैल 2015 से सितंबर 2015 तक का डेटा कंप्लीटली अनरिलायबल है। रिको इंडिया मैनेजमेंट के पास अब कोई चॉइस नहीं था। मई 2016 में एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग हुई, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और फिर पब्लिकली ये अनाउंस किया, हमारे अकाउंट्स फॉल्सिफाइड है, एस्टिमेटेड लॉस ₹1123 करोड़। इस बात की गहराई समझो, ये अमाउंट एक एवरेज इंसान के 100 जनरेशन के सैलरी के बराबर है। पर अब बात करते हैं सेबी के स्विफ्ट एक्शन की। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इमीडिएटली एक्शन में आई, कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशंस लॉन्च किया और कंपनी और एग्जीक्यूटिव्स पे ₹31.5 करोड़ फाइन लगाया। 7 की एग्जीक्यूटिव्स को सिक्योरिटी मार्केट से बैन भी लगाया, मनोज कुमार, अरविंद सिंघल, एत्सुया ताकोना और सबको। अब आते हैं स्कैम के डोमिनो इफेक्ट पर। स्टॉक ट्रेडिंग इमीडिएटली सस्पेंड कर दी गई। बीएसई ने कंपनी को जेड कैटेगरी में डाल दिया, मतलब पब्लिक वार्निंग। 165 माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने कोर्ट में कंपेंसेशन केस फाइल किया। एम्प्लॉइज की जॉब रिस्क में आ गई। पब्लिक ट्रस्ट कंप्लीटली शैटर हो गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेबी को लगता है कि ये फ्रॉड इससे भी बड़ा हो सकता है, इसीलिए सेकेंड फॉरेंसिक ऑडिट ऑर्डर किया, ब्रॉडर टाइमलाइन के साथ 2012 से ऑनवर्ड्स। रिको जापान हेडक्वार्टर्स में इमरजेंसी मीटिंग्स चल रही थी। इंडियन सब्सिडरी कंप्लीट कोलैप्स हो चुकी थी। रेपुटेशन रिस्क ह्यूज था। 2 ऑप्शंस थे, इधर कंप्लीटली अबैंडन इंडियन ऑपरेशंस या फिर मैसिव बेल आउट। स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया, बेल आउट करो और कंपनी का रेपुटेशन बचाओ। ₹1123 करोड़ इंजेक्ट किए एग्जैक्टली एस्टिमेटेड लॉस अमाउंट कवर अप करने के लिए। बट ये अनकंडीशनल हेल्प नहीं थी, क्लियर मैसेज दिया, ये लास्ट चांस है, इसके बाद और फंडिंग नहीं मिलेगी। बट डैमेज इतना ज्यादा था कि इवन आफ्टर बेल आउट कंपनी स्ट्रगल कर रही थी। जब एडिशनल फंडिंग की जरूरत आई, रिको जापान ने क्लियरली रिफ्यूज कर दिया। रिजल्ट, कंपनी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना पड़ा। द रीब्रांडिंग मास्टर स्ट्रोक। 2020 में इंटरेस्टिंग प्लॉट ट्विस्ट आया। कंपनी ने कंप्लीट रीब्रांडिंग किया, नाम चेंज कर दिया, मिनोशा इंडिया लिमिटेड। ये क्लासिक कॉर्पोरेट साइकोलॉजी है, जब ब्रांड से एक नेगेटिव एसोसिएशन हो जाता है, फ्रेश आइडेंटिटी क्रिएट करो। सेम पेरेंट कंपनी, सेम बिजनेस मॉडल, सेम मार्केट, बट साइकोलॉजिकली लोगों को लगता है कि ये एक डिफरेंट एंटिटी है। द सरप्राइजिंग कमबैक। ये स्ट्रैटेजी इतनी ब्रिलियंटली वर्क कर रही थी कि आज के तारीख में मिनोशा इंडिया लिमिटेड जीरो डेट यानी अपने ऑपरेशंस को कंप्लीटली डेट फ्री चला रहे हैं। ₹1400+ करोड़ कैश रिजर्व्स, मैसिव फाइनेंशियल कुशन, 23.4% प्रॉफिट मार्जिन, हेल्दी बॉटम लाइन, पैन इंडिया प्रेजेंस, 7 रीजनल ऑफिसेस, 300+ बिजनेस पार्टनर्स, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। 2024 में मेजर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। 1.29 लाख रूरल पोस्ट ऑफिस का RICT प्रोजेक्ट। दिल्ली में फर्स्ट कस्टमर एक्सपीरियंस सेंटर ओपन किया। रीसेंट डेवलपमेंट, 2025 में स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रक्चरिंग किया। प्रिंटिंग डिवीजन को सेपरेट कंपनी बनाया, मिनोशा प्रिंट सॉल्यूशंस। ये कमबैक स्टोरी प्रूव करती है कि प्रॉपर मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी और कमिटमेंट के साथ इवन द मोस्ट डैमेज्ड कंपनी भी रिवाइव हो सकती है। रिको इंडिया फ्रॉड एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, ये एक पैटर्न है जो रिपीटेडली इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर में देखा गया है। सत्यम कंप्यूटर्स, ILNFS क्राइसिस और मेनी स्मॉलर केसेस। बट ये सब वापस रिपीट क्यों होता है? सबसे पहला रीजन है प्रेशर कल्चर। इंडियन कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में ग्रोथ प्रेशर एक्सट्रीम होता है। क्वार्टर टू क्वार्टर टारगेट्स, स्टॉक प्राइस मेंटेन करना है, इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस, ये सब कंबाइन होके एथिकल बाउंड्रीज को ब्लर कर देते हैं। दूसरा, वीक इंटरनल कंट्रोल्स। बहुत कंपनीज में प्रॉपर चेक और बैलेंसेस नहीं होते हैं। जब कम लोगों के पास कॉन्सेंट्रेटेड पावर होती है, अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिकली वीक हो जाती है। तीसरा, डिटेक्शन डिलेस। फ्रॉड सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है, बट डिटेक्शन मैकेनिज्म्स अभी भी ट्रेडिशनल है। बाय द टाइम रेगुलेटर्स को अलार्म बेल सुनाई देती है, डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। आखिरी में रेगुलेटरी गैप्स। सेबी, RBI और अदर अथॉरिटीज ट्राई कर रहे हैं, बट सिस्टम्स में अभी भी लूपहोल्स है जो स्मार्ट फ्रॉडस्टर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। फॉर कंपनीज, इंटरनल गवर्नेंस सिर्फ एक कॉम्प्लायंस एक्सरसाइज नहीं है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशंस होनी चाहिए। फॉर एम्प्लॉइज, अनएथिकल प्रेशर फेस करो तो स्पीक अप करो।
विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन यूज करो। रियल ट्रेजेडी ये है कि शॉर्ट टर्म टारगेट्स अचीव करने के चक्कर में लॉन्ग टर्म डिस्ट्रक्शन चूज करते हैं। इंस्टेंट सक्सेस का प्रेशर इतना होता है कि फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर कर देते हैं। इससे हम इन्वेस्टर्स को ये सीख मिलती है कि कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले उन पे एक डिटेल्ड रिसर्च करनी चाहिए। इसीलिए हमने हमारे ट्रैक ऐप पर बनाया है डिटेल स्टॉक रिपोर्ट, जहां पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कोई भी स्टॉक का डिटेल्ड रिपोर्ट विद अ क्लियर वर्डिक्ट टू बाय, सेल और होल्ड। रिको इंडिया से मिनूसा इंडिया तक का जर्नी फैसिनेटिंग है। ये दिखाता है कि कैसे कॉर्पोरेट प्रेशर, वीक ओवरसाइट और एथिकल कॉम्प्रोमाइज मिलकर एक एस्टैब्लिश कंपनी को कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन तक लेके जा सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मिनोशा इंडिया की रिकवरी स्टोरी होप भी देती है। प्रॉपर लीडरशिप, ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और कमिटमेंट के साथ इवन द मोस्ट डैमेज रेपुटेशन को भी रीबिल्ड किया जा सकता है। तो इस स्टोरी से हमें लाइफ में ये सीख मिलती है कि सेकंड चांसेस तभी ही पॉसिबल है जब आप एक्चुअली अपनी गलतियों को ओन करें और उससे कुछ सीखें। द चॉइस इज आर्स, एथिक या क्विक विंस, चूज वाइजली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि मैं अगले कौन से स्कैम के ऊपर बात करूं। तब तक ट्रैक वाइजली।